जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा परीक्षा अध्ययन 2024 के सारे जो सेट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव और उनका एक्सप्लेनेशन। बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, तो सबसे पहले बच्चों आप सबका धन्यवाद। ठीक है, ताकि आपने थोड़ा अच्छे से सपोर्ट किया और कमेंट किया, ताकि मुझे ये चीज़ें पता चल गई कि बच्चों वास्तव में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो इसी सफ़र को आगे ले चलते हुए बच्चों मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले जो 4 सेट है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स में कोई दिक्कत ना आए और अगर जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़े हो उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो साथ साथ में हम चैप्टर का बेसिक्स भी देखेंगे और चैप्टर के अंदर क्या है वो भी समझते आएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। और ये क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बिल्कुल शांति से चलेंगी, कोई मैं हड़बड़ी नहीं करूँगा कि ज़्यादा चिल्ला चोट कर करके आपको बताएं। ठीक है, शांति से सारा कंसेप्ट समझेंगे और चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों क्या है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस के अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं जिससे क्वेश्चन हट के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। और जो बच्चे अगर इस वीडियो पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम परीक्षा अध्ययन के सारे सेट्स और सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सारी प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने क्या करा है कि हमारी परीक्षा जो 2024 की परीक्षा अध्ययन है, कौन से क्लास की, क्लास 8th की मैथ्स की, आप वो निकाल लें। और इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे सारे, उसके बाद में 3 के सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे और 4 के सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव मैंने पहला सेट सारा सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया है, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 और सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर 7/8। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन लिखूंगा बच्चों, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप टिक करोगे और यहाँ मैं दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक है एडिटिव आइडेंटिटी, ये मैंने बेसिक पहले चैप्टर में भी पढ़ाया है, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है। एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया या कोई रेशनल नंबर लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का ए। अगर मैंने माइनस का ए लिया तो ये हो जाएगा प्लस का ए। ठीक है, पर जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात आती है तो ये बेटा केवल एक और एक ही होती है, जो क्या है, 0। ठीक है, क्या है बच्चों, 0। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाता है, 0। ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, थोड़ा ध्यान आपका हटाने के लिए आपको 7/8 भी दे दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एडिटिव इनवर्स से क्या होगा, जैसे मैं 7/8 में क्या जोड़ूंगा, 0 जोड़ूंगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7/8 ही मिलेगा। तो आई होप मुझे समझ में आ रहा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। तो बच्चों ध्यान रखो, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगन है। ठीक है, ये पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती है, तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, अब ये होते हैं इंटरनल एंगल। इंटरनल का मतलब होता है अंदर के, और ये अंदर के कैसे एंगल है, 4 एंगल है। तो बच्चों याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये मैं नाम दे दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, हमेशा इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री।
कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो बच्चों, उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सेट 2 का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बेटा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैसी मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट, तो ये रूट को काट देना, ठीक है बेटा। क्यूब रूट नहीं आएगा, केवल क्यूब किसका, 23। अब वो कह रहा है कि जो 23 का क्यूब है उसके यूनिट डिजिट क्या है। तो देखो सबसे पहले तो 23 का यूनिट डिजिट देखो कौन है, 3, और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये जो यूनिट डिजिट का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी 7 आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा है कि आप मतलब कि क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी समझ रहे हो और उसका सॉल्यूशन भी समझ रहे हो, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमको बच्चों, एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। तो रोम्बस कैसा दिखता है, ये रोम्बस है हमारा, ठीक है। जैसे मान लो ABCD ये रोम्बस है और उसके दो डायगोनल है AC और BD, ये डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल कौन है, AC मल्टीप्लाई BD, ठीक है, और उसका कर दिया जाएगा 1/2 हाफ। ये क्या आ जाएगा, रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, ऐसा लिखा रहेगा तुमको, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब ही होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई और डायगोनल्स ये रहे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 AC इंटू BD। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है, 16 मल्टीप्लाई 30 और उसका करेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 240। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 240 मीटर। बोलो बात समझ में आ रहा है, सॉरी सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों एरिया है तो हमेशा उसका स्क्वायर में आएगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप चाहते हो इसको उतारना तो उतार सकते हो, मैं इसको अब रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। बच्चों 5th को अच्छे से समझो थोड़ा। हमें क्या कहा गया है कि एक टेबल पर क्या रखा गया है, एक टेबल पर जैसे मान लो मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पर तो डायग्राम आपको 2D में दिया है, पर मैं बताता हूँ कि देखो ये टेबल होती है, ये हमारी टेबल है और ये टेबल का टॉप है, ठीक है। यहाँ कहीं ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको x एक्सिस मान लिया और इसको y एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो इसको ऐसा ना बताते हुए यहाँ पर कैसा बताया गया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या है, ओरिजिन। देखो जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब देखो अगर मैं इस रोड पे चलूंगा तो इसका मतलब x के रोड पे चलूंगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ क्या करा, 1 2 3, तो देखो ये x है ना, इसलिए x कितना है 1, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो उसी तरीके से जब ऊपर चलूंगा तो ये क्या है y, तो ये कितना है 1 2 3, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों कि उन्होंने ग्लास कहाँ रखा है, जब यहाँ खड़े हैं तो 2 स्टेप यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँगा और इधर से कितना जाऊँगा, लेफ्ट साइड से, इसकी हाइट है, मतलब यहाँ कहीं ग्लास रखा हुआ है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली जगह पर क्या रखा हुआ है बच्चों, ग्लास रखा हुआ है। तो हमको कह रहा है कि ग्लास की पोजीशन क्या होगी। तो बेटा देखो ये होता है XY प्लेन, XY प्लेन, और प्लेन में पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है
कोऑर्डिनेट पॉइंट। सर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, सब बताते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है x, y। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, जब ज्योमेट्री की बात होगी तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये हमेशा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, जो पहला हमेशा x होगा और दूसरा हमेशा y होगा। तो यहाँ पर पोजीशन बतानी है, तो बताओ सबसे पहले इसमें x कितना है, x कितना है यहाँ पर। तो देखो उन्होंने बोला है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में 2, तो x की एक स्टेप 2 स्टेप, तो x कितना आया 2, कॉमा y कितना है, y इधर चलो 1 2 3, तो 3 आया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2,3। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या 2,3। आई होप बच्चों आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पेज नंबर 18 निकाल लीजिए, कौन सी परीक्षा दिन 2024 मैथ्स का क्लास 8 का पोर्शन। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले अंडरलाइन दिया हुआ और बोला इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। हमें ऐसा पूछा गया है कि हमको वो रेशनल नंबर बताना है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो बच्चों अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी हो पहले नंबर की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, तो जिसमें मैंने इंटीजर्स में आपको बताया था कि जो जीरो होता है ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, और जीरो क्या है एक रेशनल नंबर भी है। क्या है बच्चों, जीरो एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो p/q की फॉर्म में आ चुका है ये। तो ये क्या है बच्चों हमारे लिए रेशनल नंबर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा कि जो हमारा जीरो है ना, ये जीरो क्या है हमारा ना तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। अगला, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री पे करते हैं बेटा 90 डिग्री पे। देखो सबसे पहले देखो कि स्क्वायर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड कैसे होती है, सारी साइड होती है इक्वल, सारी साइड होती है इक्वल, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो राइट एंगल। ठीक है, कहाँ बाइसेक्ट कर सकते हो राइट एंगल्स पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अगर किसी आइटम पर मतलब अगर कोई चीज़ आप लेने गए और उस पर जो मार्क वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है 100 रुपये और उस पर डिस्काउंट दिया गया है। देखो इसको समझाने से पहले 1-2 मिनट की आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो बच्चों जब आपको किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप कहीं जगह शॉप पे गए और वहाँ पर लिखा है सेल 50% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क बाय प्राइस पे। कौन से प्राइस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे क्या दिया जाता है डिस्काउंट। अब मुझे एक बात बताओ कि एक सेलर है जो क्या करता है एक प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, और इस पे चिट लगी हुई है, ये मार्क प्राइस है 100 रुपीज़। तो मार्क प्राइस कितने की है 100 रुपये की, 100 रुपये मार्क प्राइस है। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा मार्क प्राइस के, और डिस्काउंट कितना है 20%। तो इसका मतलब क्या है कि 100 का 20% कितना होगा, तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 100 का 20% मतलब 20, तो हमको डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा बच्चों 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर कितने में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस। अब सुनो, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 20 रुपये का तुमको डिस्काउंट मिला, तो तुमको बेचा कितने में 80 रुपये में, 80 रुपये में बेचा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मार्क प्राइस था माइनस ये डिस्काउंट था और तुमको बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी है 80।
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर 80। बात समझ में आ रही है कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट मतलब कि कोई 20% का डिस्काउंट देने के बाद में किस पर, किसी 100 रुपये की चीज़ पर तुम्हें कितने में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा बच्चों, 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा गया है सिलेंडर है। देखो बेटा ये क्वेश्चन तो वैसे अधूरा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सिलेंडर होते हैं उसके दो सरफेस एरिया आते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है और एक टोटल सरफेस एरिया आता है। ठीक है, और इसमें जो आंसर दिया गया है वो टोटल सरफेस एरिया का दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr या h प्लस आर, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, और ये होता है 2πrh। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पर जो तुमको दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ 2πrh प्लस आर। ये तो इसका थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब हम करेंगे बात, अ पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर जॉइंट इज कॉल्ड। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, जो आड़ी होती है उसको मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस, जो खड़ी होती है उसको कहता हूं मैं वाई एक्सिस। इसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है एब ऑर्डिनेट। क्या नाम है बच्चों, बड़ी क्लासेस में तुम जाओगे 9th में तब पढ़ने को मिलेगा ऑर्डिनेट, और इसको कहता हूं मैं एब्सिसा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, मिलते कहाँ पर है, 0,0 मतलब ओरिजिन पे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ओरिजिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओरिजिन। आई होप आपको ये पहले सेकंड सेट के सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आए एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम चलेंगे तीसरे सेट के ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब सेट 3 के सारे ऑब्जेक्टिव, जो पेज नंबर कौन से पे है, 9 पर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमको बच्चों एक इक्वेशन दी है, कौन सी इक्वेशन दी है, इक्वेशन है 3x + 2 = 13। अब हमने निकालना है x की वैल्यू। तो बेटा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल इसको राइट साइड ले जाओ, तो 3x = 13 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3x = ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो x = 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11/3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x = 11/3। ठीक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला देखो बेटा कि अगर कोई नंबर है उसका 15% 36 कहलाता है। सुनो, अगर कोई नंबर है, एनी नंबर, उसका 15%, तो इसका 15% कितना कहलाता है, 36। तो हमको ये नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो नंबर मल्टीप्लाई 15 / 100 = 36। इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे या काट सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 36, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20 और डिवाइड में जाएगा तो 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो n = कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ पर वो नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, 240 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो हम सॉल्यूशन तो यहाँ पर परीक्षा के कर रहे हैं, पर ये फिक्स नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमको एक कंसेप्ट मिलता है और एक आइडिया मिलता है कि अगर मान लो बेटा कि इसी तर्ज पे या 15 की जगह 20% दे दे और यहाँ 60 दे दे, तब भी प्रोसीजर तो यही फॉलो होगी। ठीक है, तो हमको मेथड समझना है, हमको सवाल रटना नहीं है। अगर आप एक एक दो बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप जरूर अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, अब पेज नंबर 10 पे आ जाओ, है ना, इस पे दिया है यूजुअल फॉर्म। अब देखो बेटा फॉर्म की बात कर रहे हैं, यूजुअल फॉर्म का क्या मतलब होता है बेटा, फॉर्म 2 तरीके की होती है। ठीक है, फॉर्म 2 तरीके की होती है, एक होती है
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक होती है यूजुअल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? यूजुअल फॉर्म। तो अभी जो हमको क्वेश्चन में दिए ये कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.2 इंटू 10⁻⁵। अब इसमें इसको कौन सी फॉर्म में बदलना है? यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो क्या करेंगे? देखो 3.02 और अगर इसकी पावर माइनस में है, देखो 10⁻⁵, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10⁵। तो 1/10⁵ होगी तो 10⁵ डिवाइड में आ जाएगी। और 10⁵ का मतलब होता है कि 5 बार 0, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट यहाँ है तो 1 2 3 4 5 गिन के हम क्या लगा सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका फॉर्म आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, जिसका डिवाइड होता है उतने पॉइंट लेफ्ट साइड खिसक जाता है। अब पॉइंट 3 के सामने है तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 0 है, तो सारे 0 लिख देंगे। और 1 2 देखो एक पॉइंट आया तो ये पॉइंट एक पॉइंट खसका, ठीक है, ये पॉइंट एक इधर पॉइंट खसका, फिर एक और 0 काटा तो ये इधर खसका, फिर एक और काटा यहाँ लेफ्ट साइड खसका, एक और काटा इधर खसका, एक और काटा यहाँ खसक गया। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमारा यूजुअल फॉर्म क्या आ जाएगा? 0.00302। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है फोर्थ में ये कहा गया है बच्चा कि हमारे पास 15 स्टाम्प्स है और 15 स्टाम्प का एरिया है 60 स्क्वायर मीटर। 60 स्क्वायर मीटर है। ठीक है भाई, हमको ये बेसिक जानकारी दे दी है कि 15 स्टेम का एरिया है 60 स्क्वायर मीटर। तो 120 स्टाम्प का कितना होगा? 120 स्टाम्प का कितना होगा? तो देखो बेटा 15 की टेबल में 120, देखो इसको 15 स्टाम्प को कितना बनाना है? 120 बनाना है। तो 8 से मल्टीप्लाई जब इधर करूंगा तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 15 8 जा 120 स्टाम्प्स और 8 4 जा 240, तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका 240 आ जाएगा। ठीक है, वो ये आ जाएगा 480। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 480 स्क्वायर मीटर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बेटा लगी है यूनिटरी मेथड। क्या लगी है? यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड को करने के लिए देखो हमको दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं पर किसी बनिया की दुकान पे सामान लेने जाते हैं या फल सब्जी वाले के पास जाते हैं तो एक साइड तराजू में बाट रखता है 1 किलो का और दूसरी साइड फल सब्जियां या चावल जो भी रखना चाहे वो रखता है। तो जब तक वो बाट बराबर नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें रखते जाएगा और जहाँ बैलेंस हुआ उसके बाद में वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा कि बेटा अगर हमने एक साइड 8 का मल्टीप्लाई करा तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा। तो फिर इधर भी 8 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में केवल आइडेंटिटी दी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला। देखो हमने 2 आइडेंटिटियाँ पढ़ी है बेटा। हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है? देखो एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो बच्चा क्वेश्चन में दोनों मिला लो, कौन सी आ रही है? हमारे पास सेकेंड आ रही है। तो a स्क्वायर प्लस किसके बराबर होती है? a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स क्या है कि एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम। अब बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं पैरेललोग्राम का तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जिसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी, और ये उसके एंगल हो जाएंगे, ठीक है, एंगल ए बी सी और टी। अब एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन से हो सकते हैं तो जरा ध्यान से देखो। एडजेसेंट एंगल्स, अब देखो ए और बी एडजेसेंट एंगल होते हैं, ए और बी भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। मतलब अड़ोस पड़ोस के, तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठा है, एडजेसेंट। जैसे तुम्हारा घर बीच में है, घर के लेफ्ट साइड कोई पड़ोसी होगा, घर के राइट साइड पड़ोसी होगा, तो तुम इस पड़ोसी के भी एडजेसेंट हो जाएंगे, ये भी तुम्हारा एडजेसेंट हो जाएगा। तो उसके तरीके से ए के साइड में बी भी है और ए के साइड में डी भी है, तो ए और डी भी एडजेसेंट हो जाएंगे और ए और बी भी एडजेसेंट हो जाएंगे। जैसे बी है तो बी के केस में ए तो हो ही चुका है, सी भी हो जाएगा। अगर मैं सी का केस लूँ तो सी की केस में बी तो हो ही चुका है, डी भी हो जाएगा, ठीक है। और डी और ए भी कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो याद रखना एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कौन सा, अगर मैं कोई से भी दो ले रहा हूं, जैसे मैंने ए लिया और बी लिया, तो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। और इसी 180 डिग्री को मैं कहता हूं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले यहां क्या आ जाएगा कि पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला तो सिंपल है कि अगर कोई 5 डिजिट का नंबर हुआ, कोई 6 डिजिट का नंबर हुआ, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 3 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। तो ये तो सिंपल सा है, 3 डिजिट, ठीक है। आए समझ में बात, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ -5 की पावर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ गया है, वैल्यू ऑफ -5 की पावर -4 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। अब बच्चों देखो, हमने एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े हैं। किसके लॉ पढ़े हैं, एक्सपोनेंट के लॉ। तो क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n का फॉर्मूला होता है a प्लस n। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं a और m, तो इसको कहते हैं बेस वैल्यू। क्या कहते हैं, बेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है, पावर। या हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो अगर बेस सेम है, देखो इसका बेस कितना है, -5, इसका बेस भी कितना है, -5, इसकी पावर कितनी है, -4, इसकी पावर कितनी है, 2। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो इसके फॉर्मूले पे याद रखो, -5 की पावर -4 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा कि -5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चे आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। अब कहा जाता है बच्चों, देखो कोई हाइट का क्या है, एक ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट है। हाइट मतलब ऊंचाई है। अब ऊंचाई है तो मान लो कि इसकी परछाई ये है, ठीक है, ये इतनी परछाई बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी
उसी तरीके से इसकी परछाई भी, शेडो भी बनेगी। ठीक है, हाइट बढ़ेगी, शेडो बढ़ेगी, हाइट कम होगी, शेडो कम होगी। तो जब किसी एक क्वांटिटी के बढ़ने पर, देखो किसी एक क्वांटिटी के बढ़ने पर जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है, तो उनके बीच में होता है डायरेक्ट रिलेशन। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये साइन होता है। पर अगर इसका उल्टा हुआ, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कभी एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो और दूसरे के कम होने पे पहला बढ़े, तो उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बढ़ रहा है तो साइन तो यही आएगा, पर ये किस में लिखाएगा? रेसिप्रोकल में। ठीक है, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। देखो सीधा प्रोपोर्शनल है और इसको कहते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। पर यहाँ पर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो यहाँ पर देखो शेडो के हाइट बढ़ने से शेडो बढ़ रही है, हाइट कम होने से शेडो कम हो रही है। तो यहाँ कैसा रिलेशन आएगा? यहाँ आएगा डायरेक्ट रिलेशन आएगा। कैसा रिलेशन आएगा बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। कैसे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा हो, पर कमेंट करना ना भूलिए यार दोस्तों। और आपको मैं बिल्कुल स्पेशल थैंक एक बार और देना चाहूँगा, ताकि आप अच्छे कमेंट कर रहे हो और अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स, फैमिली को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाए, ताकि उनकी भी ज़रूरतों को पूरा मिल सके। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला 10th क्वेश्चन है 7a² + 14a। अब बच्चों ध्यान से देखना, 7a, इसमें से हमको कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। कैसे? देखो इस क्वांटिटी को मैं कैसा लिख सकता हूँ? 7 × a। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर। प्लस क्या मैं 14 को ऐसा लिख सकता हूँ? 2 × 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7। ठीक है, तो 2 × 7 × 1। अब इसमें से हमको लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो तुम्हारे पास भी हो और मेरे पास भी हो। फॉर एग्जांपल समझो, जिन बच्चों को कॉमन का समझ में नहीं आता मल्टीप्लाई, तुम्हारे घर पे भाई, ठीक है, तुम 2 भाई हो या 2 बहनें हो, आप अपने हिसाब से मान लेना। दोनों भाइयों के लिए क्या लाए? एक डेयरी मिल्क लाए और एक किटकैट लाए। ठीक है, एक भाई को दे दिया एक डेयरी मिल्क, एक किटकैट, और दूसरे भाई को दे दिया एक डेयरी मिल्क और एक चोकोबार। तो अब तुम दोनों भाइयों के पास एक जैसी कौन सी चीज है? डेयरी मिल्क। तो बस डेयरी मिल्क में तुम दोनों से वापस ले लूंगा, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो दोनों के पास कॉमन है। तो देखो यहाँ 7 है, क्या यहाँ 7 है? ठीक है सर, बाहर निकाल लो। इसके पास a है, क्या इसके पास a है? ठीक है, इसको भी बाहर निकाल लो। अब यहाँ a है, पर यहाँ a एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचा? a प्लस यहाँ क्या बचा? 2। बस बात खत्म, आंसर आ गया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? यहाँ लिख देंगे 7a ब्रैकेट a + 2। तो आई होप आपको ये थर्ड सेट के भी आपको 10 के 10 ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं लास्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब लास्ट सेट के ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा है? 4 सेट। और पेज नंबर कौन सा है बेटा? 11। कौन सा? परीक्षा अध्ययन 2024।
अब देखो यहाँ पर सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझो, ध्यान से सुनना। सम कहते हैं प्लस को, एडिशन किसका, ध्यान से सुनना, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई किसका, x का, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई, x का, ठीक है। अब सुनना, ये जो सम आया है ये कौन सी पोजीशन पे लगेगा, एंड पर लगेगा, ठीक है। अब तो बोला क्या है, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x। तो 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब होता है x के 3 गुना को मैं 12 से सम करूंगा, मतलब जोड़ूंगा, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू कितना आएगा, 32। तो बच्चों ये हमारे पास जहाँ इक्वेशन कहाँ दिख रही है वहाँ लगा दो। तो देखो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सी इक्वेशन होगी, यहाँ पर होगी 3x + 12 = 32। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको क्या कहा गया है, एक डाइस है। डाइस तो समझते होंगे बच्चों, डाइस मतलब एक पासा है, ठीक है। पासे पर देखो यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, और इन 3 के पीछे 4, 5 और 6 है, ठीक। अब मुझे क्या कहा गया है कि मैंने इसको टॉस किया, उछाला, तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस पर 2 आ जाए। और बच्चा हम कौन सा लेते हैं, जब मैंने इसको उछाला और मान लो टॉप सरफेस पे कितना आ गया, टॉप सरफेस पे आ गया 2। तो 2 डाइस में कितनी बार आ सकता है, एक बार ही 2 आ सकता है, कि ऐसा होगा कि 4-5 बार आ जाएगा। भाई डाइस को जब हमने एक बार उछाला, अच्छा टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, टोटल नंबर आ सकते हैं 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये तो हमारे क्या है, रिजल्ट्स हैं। टोटल 1 से लगाकर 6 आ सकते हैं, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितने हैं 6, और 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है, 1 कितना बार आया, तो यहाँ 1/6 लिखेंगे। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, 2 का a 1/6। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला देखते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये दूसरे तर्ज पर भी आ सकता है, दूसरे क्वेश्चंस के मेथड में भी आ सकता है। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। एक वायर है बच्चों मेरे पास, चलो ये मैंने वायर ले लिया, और उसकी लेंथ दी है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हमको फ्रैक्शन में दी है, 3x - 4 मीटर इसकी पूरी लेंथ है, ठीक। अब इसमें से मैंने क्या करा कि वायर काट लिया, 7x - 4 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। मतलब टोटल, सॉरी यहाँ पर टोटल वायर की लेंथ कितनी है, 7x - 4, इतने मीटर का लंबा वायर है, और उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, कौन सा, उसका दिया है 3x - 4, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये बचा हुआ वायर कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं, और हमको क्या करेंगे, देखो इसमें से माइनस कर दूं, तो यहाँ देखना 7x - 4 माइनस किसको करना है, 3x - 4 को। अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, देखो अरे सिंपल सी बात है, इसको छोड़ो और अभी लो कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है, और उसमें से मैंने क्या करा, मैंने 3 सेंटीमीटर का वायर काट लिया, तो ये बचा कितना, 7 सेंटीमीटर, यही तो बोलोगे। तो मैंने करा क्या, टोटल में से इतना काट लिया, तो कितना बचेगा वो हमको निकालना है इसमें। तो ये टोटल था, इसमें से काट लिया तो माइनस किया, अब कितना बचेगा, 7x - 4। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो
7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4x। तो यहाँ पर आंसर कितना आया बच्चों 4x। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। वाह यार, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और पूरे वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, आप भी कमेंट करें, लाइक करें। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमको कहा गया है कि स्मॉलेस्ट रामानुज नंबर कौन सा है। तो बच्चों याद रखना कि जो स्मॉलेस्ट रामानुज नंबर है वो है 1729, ठीक है, 1729। और ये बच्चों एक पता नहीं उनकी रिसर्च चल रही थी, उसमें उन्होंने क्या करा है कि सबसे छोटा नंबर किसको पाया है 1729, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 1729 क्या है हमारे पास रामानुजम का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 169 का रूट कितना होता है। तो बच्चों 169 का रूट होता है 13। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और उल्टा चलेंगे तो ये आ जाएगा इसका रूट। तो याद रखना कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 13, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इन थ्रोइंग अ डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 विल बी। देखो इससे जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन ये भी करा था, है ना, डाइस का ही। हमें पूछा गया है कि अगर मैं किसी डाइस को एक बार थ्रो करूं, फेंकूं, ठीक है, फेंकना। तो भाई हमने पिछले इसमें देखा था कि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट्स थे वो टोटल रिजल्ट कितने थे 6, है ना। अगर मान लो मैंने डाइस को थ्रो किया और जो टॉप सरफेस है उस पर 3 आ गया, तो बच्चों 3 तो डाइस में कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। तो डाइस एक बार 3 आएगा और टोटल कितने थे 6, तो 1/6 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 6 का 1/6 इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। अब अगला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें बताना है कि क्यूब का वॉल्यूम। तो देखो ये क्या है हमारे पास क्यूब। क्यूब किसको कहते हैं, जिसके तीनों साइड बराबर होती है। देखो ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट। तो जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है वो होता है क्यूब। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। तो बच्चों फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब होता है। और साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चों 27 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। यहाँ यूनिट ध्यान रखना है कि जिसकी यूनिट अगर क्यूब होगी तो समझ लेना वॉल्यूम है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर होता है तो वो होता है एरिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू पूछा है कि 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। 10 की पावर 0 की वैल्यू होगी 1, क्योंकि बच्चों ये तो सिंपल एक्सपोनेंट का लॉ है। कैसा है, अगर मैं a की पावर 0 लेता हूं तो वो हो जाता है 1, ये फॉर्मूला है। जब मैं आपको ये चैप्टर वाइज करवाऊंगा वो प्लेलिस्ट आप देख लेना जिसमें हम पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो a की पावर 0 कितना होगा 1। तो a की जगह कोई सा भी नंबर ले लो, अगर 9999 की पावर 0 होती है वो भी 1 हो जाता है। तुम अगर 3x + 2 की पावर 0 तो ये भी कितना हो जाएगा 1। मतलब किसी भी की भी पावर आप 0 ले लोगे तो वो क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 0 मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो कि कॉमन फैक्टर ऑफ 6x एंड 18। अब हमें कहा गया है बच्चों कि हमारे पास 6x है और 18 है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना। मतलब इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर कॉमन है जो 6x को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। तो देखो इसको फैक्टर करते हैं, 2 × 3 × x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई x तो 6x। इधर 2 2 3 जा 6
और 2 2 जा, देखो यहाँ पर इसके फैक्टर करना हो तो ऐसे कर लेना, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। अब बच्चों देखो इसमें कॉमन 2 है, इधर भी कॉमन 2 है, तो एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इधर 3 है, इधर 3 है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर 3 आ गया। अब तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, तो 6 क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि क्यूब रूट ऑफ 1331 बच्चों ये किसका क्यूब है, तो ये 11 का है। ठीक है, ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट किसका है बेटा, 11 का। याद रखना आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब रूट भी आने चाहिए, क्यूब भी आने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर भी याद कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1331। तो ये किसका है आंसर, करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास 113। तो आई होप बच्चों आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हमने चारों सेट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद जो भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आएगा बच्चों फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा अध्ययन के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।